अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस टैक्सेशन। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस टैक्सेशन का ना एक सेल टैक्स की डेफिनेशंस हम करेंगे पोर्शन। मुझे पता है आप स्टूडेंट्स ना बहुत ज्यादा कह रहे थे कि सर हमें ना बिजनेस टैक्सेशन की डेफिनेशन करवा दो। मैं बार बार आपको यही कह रहा था, लेट इस वजह से कर रहा था ताकि आप स्टूडेंट्स जो है ना वो डेफिनेशन पीछे दिए गए जो जितने भी क्वेश्चन है ना उनको अच्छे से रिवाइज कर लो। वैसे भी मैंने आपको कहा था आपको इनकम टैक्स का क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको टोटल इनकम टैक्स का क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको इतनी डिटेल में उस क्वेश्चन के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं। और सेल टैक्स का क्वेश्चन तो आपने अटेम्प्ट करना ही नहीं। वैसे ही हमने 4 क्वेश्चन करने हैं। कौन से? एक नंबर 1 इनकम टैक्स की डेफिनेशंस, दूसरा हमने करना है एग्जम्पशंस, तीसरा हमने करना है अथॉरिटीज और चौथा हमने करना है सेल टैक्स की डेफिनेशन। अगर ये 4 क्वेश्चन हमने कर लिए, पांचवा क्वेश्चन तो हमने कंपलसरी ही करना होता है, वो है इनकम टैक्स का क्वेश्चन जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि सेल टैक्स की डेफिनेशन, टोटल 15 डेफिनेशंस मैं सिर्फ आपसे शेयर करूंगा स्टूडेंट्स। टोटल 15 डेफिनेशन। आपके पास किसी भी राइटर की बुक है तो आप स्टूडेंट्स क्या करो, उस राइटर की बुक को उठाओ, खोलो और ये दी गई हुई जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा डेफिनेशंस, इनको आपने टिक कर लेना है, नोट कर लेना है और इन्हीं डेफिनेशंस को करने हैं। टोटल 15 डेफिनेशन आपको मैं अभी शेयर करने लगा हूं। आप स्टूडेंट्स ने सिर्फ इनको ही प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला आपकी डेफिनेशन का ये जो पोर्शन है, सेल टैक्स की डेफिनेशन का पोर्शन, ये क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने इनकम टैक्स की जो मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपसे शेयर की थी उस वीडियो को भी देखें। फिर मैंने इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस भी आपसे शेयर की थी, उनको भी देखें। और अथॉरिटीज जो हैं वो तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अथॉरिटीज जो होती हैं वो एक आपके पास स्टूडेंट्स जो अथॉरिटी है, चले मैं इसी वीडियो के अंदर ना आपको अथॉरिटीज भी साथ बता देता हूं। तो पहले सेल टैक्स की डेफिनेशंस करते हैं, फिर आपको मैं अथॉरिटीज भी बताता हूं, उसको भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, सेल टैक्स की डेफिनेशंस आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे सेल टैक्स डेफिनेशंस। डेफिनेशन आमतौर पे ना स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर ये 6 बनकर आता है। आप स्टूडेंट्स को ना ये नहीं देखना कि क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा सेल टैक्स की डेफिनेशन के रिलेटेड ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 के नंबर पे भी आ सकता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की पोजीशन पे भी ये आपसे शेयर कर सकता है। तो आप स्टूडेंट्स ने ना सिर्फ यही नहीं याद कर लेना कि हमेशा, अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं तो पास पेपर को देखते हैं तो पास पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 ज्यादातर वो सेल टैक्स की डेफिनेशन का ही कहता है, तो पेपर में सबसे पहले जाके क्वेश्चन नंबर 6 को देखने बैठ जाते हैं कि हाँ सेल टैक्स की डेफिनेशन का क्वेश्चन तो यही होगा। नहीं, वो एज अ 4 भी दे सकता है, 2 3 भी दे सकता है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो आप करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। नंबर 2 टैक्स इनवॉइस। नंबर 3 रिटर्न। नंबर 4 एपलेट ट्राइब्यूनल। अच्छा, तो स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स ये परेशान होते हैं कि सर एपलेट ट्राइब्यूनल जो कि आपकी डेफिनेशन नंबर 4 है, ये तो वही इनकम टैक्स की डेफिनेशन के अंदर भी आता है, तो आप उसी को ही लिख सकते हैं इसके अंदर। आप एपलेट ट्राइब्यूनल की डेफिनेशन जो इनकम टैक्स के पोर्शन में याद की थी उसी डेफिनेशन को इसके अंदर लिख सकते हैं सेक्शन समेत। ठीक है ना? डेफिनेशन नंबर हम करते हैं 5, इनपुट टैक्स। डेफिनेशन नंबर 6 टैक्स फ्रॉड। डेफिनेशन नंबर 7 टाइम ऑफ सप्लाई। डेफिनेशन नंबर 8 एसोसिएट्स। डेफिनेशन नंबर 9 मैन्युफैक्चरर ऑफ, ये ऑफ नहीं, इसको बटा लगा लीजिएगा, प्रोड्यूसर। अच्छा, ये ना अक्सर जो बुक्स है ना सेल टैक्स की, उसमें ना ये लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोड्यूसर।
नहीं, ये मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर दोनों सेम ही नाम है। देखिए मैन्युफैक्चरर वो शख्स होता है जो चीजें बनाता है, तो प्रोड्यूसर भी वही शख्स होता है जो चीजें बनाता है। समटाइम्स उसने क्या किया था, एक आधे पेपर के अंदर ना उसने कहा कि डेफिनेशन लिख दी, प्रोड्यूसर की डेफिनेशन लिखे, ठीक है, तो वहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा ये क्या, वो तो मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोड्यूसर, नहीं, मैन्युफैक्चरर को ही प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कितने होगी डेफिनेशन आपकी, टोटल 9 होगी। नंबर 10 आप करेंगे एक्टिव टैक्स पेयर, एक्टिव टैक्स पेयर। नंबर 11 सप्लाई, खाली सप्लाई है ये स्टूडेंट्स ये खाली सप्लाई है, ठीक है ना। नंबर 12 एरियर्स। नंबर 13 टैक्स एबल एक्टिविटी, एक्टिविटी। नंबर 14 जीरो रेटेड। नंबर 15 सेल टैक्स रिटर्न। ले स्टूडेंट्स बस यही 15 को याद कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अगर आप हर रोज 2 भी याद कर लेते हैं ना तो 7 डेज ही बस आपके लगेंगे, एक वीक के अंदर अंदर ये तमाम डेफिनेशंस आपको क्लियर हो जाएंगी। चलें स्टूडेंट्स आप जल्दी से क्या करते हैं, मैं आपको अथॉरिटीज की बात कर देता हूं, आपसे मैं शेयर कर लेता हूं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा अथॉरिटीज आपके पास कौन सी है, एफबीआर यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नंबर 2 सीआईआर कमिश्नर इन एंड रेवेन्यू। नंबर 3 एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक आती है एपलेट ट्रिब्यूनल के फंक्शंस जिसको पावर्स भी कहते हैं एपलेट ट्रिब्यूनल की, ठीक है ना। एपलेट ट्रिब्यूनल एक्चुअली में स्टूडेंट्स एक अदालत है जहां पे ना टैक्स पेयर, जो शख्स टैक्स नहीं ना दे रहे होते हुकूमत को, तो हुकूमत उन शख्स को जिस अदालत में लेके जाती है, जहां पे उनका केस करती है जिस अदालत में, उस अदालत को कहते हैं एपलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा एपलेट ट्रिब्यूनल के 2 चीजें हैं, एक पावर्स या फंक्शंस ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल, दूसरा अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल। अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल ये 4 अथॉरिटीज हैं आपकी, लेकिन आप एक और अथॉरिटी भी करोगे, क्योंकि देखें स्टूडेंट्स हमने सेल टैक्स का हमने न्यूमेरिकल नहीं करना, उसका क्वेश्चन नहीं करना न्यूमेरिकल वाला, तो आप काइंडली ये चीज कीजिएगा, आप ना एक और अपील करेंगे, अपील टू सीआईआर जिसे कमिश्नर इन एंड रेवेन्यू भी कहते हैं। तो आपने टोटल कितनी करनी है अथॉरिटीज, 5, एफबीआर सीआईआर, एफबीआर के यही आएंगे, फंक्शन ऑफ एफबीआर आ जाए तो उसका यही मतलब होता है पावर्स ऑफ एफबीआर। अगर आपको फंक्शन ऑफ सीआईआर आ जाए तो उसका भी यही मतलब है पावर ऑफ सीआईआर, तो इसका मतलब है आप एफबीआर 1 सीआईआर 2, एपलेट ट्रिब्यूनल के अंदर आप 2 करेंगे, एक फंक्शन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल 3 हो गए, अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल 4 हो गए, और एक अपील टू सीआईआर, ये 5 आप अथॉरिटीज करेंगे। और अच्छा अब ये देखिएगा आपने मिनिमम कितनी हेडिंग्स लिखनी है, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स देखें जब भी आपने अथॉरिटी के क्वेश्चन को लिखना ना, तो क्वेश्चन आपने ना, फर्ज करें मेरे पास क्वेश्चन आता है अथॉरिटी का एफबीआर, तो स्टूडेंट्स आपने ना एफबीआर है ना, एफबीआर तो आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे देनी है, इंट्रोडक्शन ब्लैक मार्कर से ना इंट्रोडक्शन की आपने हेडिंग दे देनी है। अब एफबीआर का जो इंट्रोडक्शन है ना वो 5 से 6 लाइनों का होना चाहिए कि पाकिस्तान में एफबीआर कब स्टैब्लिश हुआ, एफबीआर का क्या काम है, ठीक है, बस ये 2 चीजें आपने लिखनी है, कब ये स्टैब्लिश हुआ, क्या क्या काम है, और इसके नीचे ना इस एफबीआर के नीचे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे कौन कौन सी अदारे आते हैं, अदारे ऐसे हैं जो आते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, ये ऑलमोस्ट आपको आपकी बुक के अंदर भी मिल जाएगा, जिस मर्जी राइटर की आप बुक को पिक कर लें। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद ना आपने हेडिंग देनी है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एफबीआर, यानी कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एफबीआर। अच्छा पावर एंड फंक्शन का ये मतलब है कि एफबीआर के पास कौन कौन सी पावर है, वो क्या क्या हुक्म चला सकता है, और फंक्शन का मतलब है क्या क्या काम कर सकता है, जिसके पास पावर हो वही आपको पता है काम करता है। तो देखिएगा पावर्स और फंक्शन आप कितने लिखने हैं, यहाँ पे आपको क्या नोट्स भी अगर प्रोवाइड किए जाए ना तो वहां पे आपको 20 से 25 आपको हेडिंग दी जाती है, लेकिन आप स्टूडेंट्स ने सिर्फ 15 हेडिंग्स लिखनी है, सिर्फ 15 जो पावर और फंक्शन क्लियर है, सिर्फ 15। और हर हेडिंग के अंदर जब आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है ना 3-3 4-4 लाइनें काइंडली मत लिखिएगा, सिर्फ 2 लाइनों की एक्सप्लेनेशन काफी होती है, और 2 लाइनों की अगर आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है ना, लिखनी अच्छी है, ये आपने अपने माइंड में अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो इन 15 हेडिंग्स की तो 2 लाइनों की एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन आपने हमेशा अच्छी लिखनी है, मतलब आपने पास लिखने की कोशिश नहीं करनी अगर आपको इंग्लिश के अंदर ग्रिप नहीं है। इसी तरह सीआईआर के पावर एंड फंक्शन है वो भी आपने 15 लिखने हैं, उस ऊपर उसका इंट्रोडक्शन। अगर आपको फंक्शंस ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल आए वो भी आपने 15 ही लिखने हैं, और ऊपर आपने उसका क्या लिख देना, इंट्रोडक्शन। अगर आपको आज अपील टू एपलेट ट्रिब्यूनल वो भी आपने 12 to 15 ही लिखने हैं,
और इसी तरह अपील टू CIR वो भी आपने 12 to 15 लिखने हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूं यहां पे जाते जाते, क्या देखिएगा, अगर आपको वो कह दे अपील्स, राइट डाउन द अपील्स, अगर आपको कहे अपील्स लिखो तो उसमें आपने अपील एक नहीं लिख देनी है कि अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल, उसमें आपने अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल भी लिखनी है, उसमें आपने अपील टू CIR भी लिखनी है। ये सम टाइम एक ऐसा पास पेपर था जिसमें उसने कहा था कि राइट डाउन द अपील्स टू अपील्स, मतलब खाली यही अपील्स का लफ्ज यूज किया, आगे उसने मेंशन नहीं किया कि अपीलेट ट्राइब्यूनल की अपील लिखो या CIR की अपील लिखो, उसने एस डाल दिया, APPEALS, ठीक है ना। तो अपील्स के अंदर दोनों ही लिखनी थी, वहां पे स्टूडेंट्स एक लिख के आगे। हाँ, समटाइम वो ये क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द अपील टू अपीलेट ट्राइब्यूनल एंड अपील टू CIR, तो वहां पे आपने दोनों लिखनी है। और दोनों के अंदर जब आप हेडिंग्स लिखोगे, फिर आप 15 हेडिंग्स नहीं लिखोगे सिर्फ, फिर आपने कितनी लिखनी है, 10 हेडिंग्स लिखनी है, टोटल 20 हेडिंग लिखिएगा। अपीलेट ट्राइब्यूनल का आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, CIR का इंट्रोडक्शन लिखना है और क्लियर कर देना है। ये स्टूडेंट्स आपके मैंने 4 क्वेश्चन जो थे ना वो क्लियर करवा दिए हैं, किसके अंदर, बिजनेस टैक्सेशन के इस सब्जेक्ट के अंदर। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये 4 क्वेश्चन जो है अच्छी तरह अंडरस्टैंड हुए होंगे। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे डिस्कस किए जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।